फ्रेंड्स, वेलकम टू एडफॉस एजुकेशन फॉर सक्सेस। हमने इग्नू मास्टर्स की 2 वीडियो ऑलरेडी डाल दी हैं। ये हमारी 3rd वीडियो है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द सेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एम्पेरिकल अप्रोच। यस, दैट वन, द सेकंड टॉपिक एम्पेरिकल अप्रोच पढ़ेंगे हम इसमें। तो व्हाट इज़ एम्पेरिकल अप्रोच? ठीक है, एम्पेरिकल अप्रोच क्या है वो हम अभी देखते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं हम क्या क्या देखेंगे इसमें। इंट्रोडक्शन देखेंगे, एम्पेरिकल अप्रोच देखेंगे, रूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन देखेंगे, कल्चरल रिलेटिविज्म देखेंगे, प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड इन डाटा कलेक्शन क्या क्या है वो देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे हम कॉमन सेंस और साइंस में, व्हाट इज़ एथिकल, व्हाट इज़ नॉर्मल, इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट होगा हम सब पढ़ेंगे, जो भी एग्जाम में आने वाला है या एग्जाम में आएगा कुछ भी कहा जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग द डाटा कलेक्टेड, मैनेजिंग द डाइवर्सिटीज इन सोशल रिसर्च, प्रॉब्लमेटाइजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी, कंक्लूजन में हम देखेंगे रिटर्न टू द गुड ओल्ड एम्पेरिकल अप्रोच। ठीक है, इसमें से हम इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, एग्जाम सर पे है। ओके, स्टिल फूड के आएंगे द एम्पेरिकल अप्रोच सबसे पहले। ठीक है, तो वर्ड एम्पेरिकल क्या डिनोट करता है? तो ये मतलब कि इंफॉर्मेशन कैसे गेन की गई है, डाटा कलेक्शन कैसे गेन किया गया है, तो ये यही डिनोट करता है। वर्ड एम्पेरिकल डिनोट्स इंफॉर्मेशन गेन बाय, कैसे? ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू या एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। ठीक है, यही 3 चीज़ें, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटेशन। OXX, ओके, नॉट OLX। ओके, द एम्पेरिकल अप्रोच का यही मतलब हुआ कि कलेक्शन ऑफ फैक्ट, किसके थ्रू? फैक्ट को कलेक्ट किया गया, फैक्ट्स डिफरेंट एक जिस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं उसमें से फैक्ट्स निकाले गए, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, और या तो मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, कैसे डाटा कलेक्ट किया गया उसके थ्रू। ठीक है, एम्पेरिकल अप्रोच मीन्स कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, तो ऑब्जर्वेशन एंड मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। पहले जो सोशियोलॉजिस्ट होते थे, अर्ली सोशियोलॉजिस्ट जो भी हैं मतलब थे, लाइक स्पेंसर, डर्खीम, अगस्त कॉम्टे। देखो स्पेलिंग मैं फिर से कह रही हूँ, स्पेलिंग पे खास ध्यान देना सभी सोशियोलॉजिस्ट के, और हो सके तो अंडरलाइन करके आना। और डर्खीम, अगस्त कॉम्टे एक्सेट्रा, ये लार्जली डिपेंड थे डाटा कलेक्शन पे। और डाटा कलेक्शन जैसे कि उस टाइम पे हम कहाँ से निकालते थे डाटाज वगैरह, जो कि डाटा कलेक्ट कर रखे थे, ट्रेवलर्स ने कर रखे हैं, मिशनरीज ने किए हुए हैं, उन सभी डाटा कलेक्टेड डाटास की बेसिस पे इन्होंने अपनी जो भी थ्योरीज वगैरह दी हैं। तो देखो, फैक्ट प्लस ऑब्जर्वेशन ऐड कर दिया, उसमें अपनी ऑब्जर्वेशंस डाली, फिर टेक्निक्स, फिर साइंटिफिक मेथड, जैसे अगस्त कॉम्टे जो कि फादर ऑफ सोशियोलॉजिस्ट हैं तो वो तो पॉजिटिविस्ट थे ही, हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा है उनके बारे में, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको और अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगी। और आई थिंक जहाँ तक हम लोगों का प्रिडिक्शन है, यूनिट 1 से क्वेश्चन जरूर रहेगा, उसको आप जरूर एक बार जाके देखिएगा। तो फैक्ट प्लस ऑब्जर्वेशन प्लस टेक्निक प्लस साइंटिफिक मेथड, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं? एक एम्पेरिकल डाटा। अब कल्चरल रिलेटिविज्म क्या है? ये एक प्रिंसिपल, जैसे इट इज़ द प्रिंसिपल डेट इंडिविजुअल बिलीफ एंड एक्टिविटीज शुड बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ हिज और हर ओन कल्चर। मतलब सीधी सी बात है, कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी इंसान है, तो उसका जो बिलीफ होगा, जो उसकी एक्टिविटीज़ होंगी, उसके कल्चर से पता चलेगी। ठीक है ना, उसके वही उसकी एक्टिविटीज़ और उसका वही जो बिलीव्स होंगे वही उसके कल्चर को दिखाएंगे कि या इट इज़ हिज कल्चर। ठीक है ना, मतलब कि ये एक तरह से इंडिविजुअल की वे ऑफ थिंकिंग को ही जब पूरा प्रोडक्टाइज कर दिया जाएगा, पूरा प्रोडक्ट जो होगा इंडिविजुअल वे ऑफ थिंकिंग का, उसको हम कह देंगे उसका कल्चरल रिलेटिविज्म। ठीक है, तो अब देखते हैं, हम इतनी देर से डाटा कर रहे हैं, तो भाई डाटा कलेक्ट करते टाइम क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एब्सेंस किस चीज़ का होना चाहिए? तो हाँ, प्रेजुडाइसिस नहीं होना चाहिए। हमने ऑब्जेक्टिविटी इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। हाँ, तो अब यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्टिविटी का ख्याल रखना है। तो अब ऑब्जेक्टिविटी चाहिए तो हमें क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए? प्रेजुडाइसिस नहीं चाहिए, बायसनेस नहीं होना चाहिए, इमोशंस, अपने इमोशंस नहीं डाल देने हैं उसमें, जो है वो है, रियलिटी दिखानी है हमें सबको, सोसाइटी दिखानी है। ये नहीं है कि अब आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से हैं तो उसमें इमोशंस डाल दें, इमोशनल हो जाए, ब्राह्मण है तो आप रियलिटी दिखाएं ही नहीं कि कैसे कैसे अत्याचार हुआ लोअर स्ट्रेटा पे, क्या हुआ। स्ट्रेटिफिकेशन पूरी क्लियरली बतानी है, कोई बायसनेस नहीं होगी, कोई प्रेजुडाइसिस नहीं होगी, इमोशंस नहीं, एथिकल कंसेप्ट्स नहीं, सब कुछ मतलब क्लियरिटी होनी चाहिए पूरी। ठीक है, तब वो जाके एक अच्छी सोशोलॉजिकल थ्योरी बनेगी। ठीक है, वही मेंटेन न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, न्यूट्रलिटी। अब डर्खीम
डर्खिम सर की एक बुक है, रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। उसमें उन्होंने कहा है कि इन्फॉर्मेशन मस्ट बी केप्ट बाय कीपिंग इन माइंड द रूल्स। कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो बहुत ही अच्छी लाइन इन्होंने कही है, इसको ज़रूर कोट करना। इसको कोट करेंगे तो लगेगा कि हाँ बच्चा बहुत पढ़ के आया है, और हमें वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने के हाँ हम बहुत पढ़ के आए हैं, बहुत पढ़ के आए हैं, और मतलब हम सच में भी पढ़ के जाएंगे नो डाउट, लेकिन हमें वहाँ पे मेंशन भी करके आना है कि हाँ हम पढ़ के आए हैं। तो इन्फॉर्मेशन मस्ट बी केप्ट बाय कीपिंग इन माइंड द रूल्स। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे डाटा कलेक्शन है या कोई भी थ्योरी बना रहे हैं, तो हमारे दिमाग में रूल्स होने चाहिए। इन्फॉर्मेशन मस्ट बी केप्ट बाय कीपिंग इन माइंड द रूल्स। ओके। प्रॉब्लम फेस्ड बाय रिसर्चर्स को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। क्या क्या है? एक तो एक्सेप्ट द फैक्ट्स, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं ये लोग, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। कॉमन सेंस, अब देखो कई चीज़ें हैं हमारे दिमाग में पहले से कॉमन सेंस बनी है कि ऐसा होता है, लड़कियां अच्छी ड्राइवर नहीं हो सकती हैं, तो ये हमारा कॉमन सेंस है। लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो देर इज़ नथिंग लाइक दिस, बायोलॉजिकली ऐसा कुछ भी नहीं है। एनीवन कैन बी गुड और द बैड ड्राइवर। तो कॉमन सेंस अगर लगाया तो थ्योरी तो गई, अच्छी रिसर्च होनी चाहिए साइंटिफिकली, और अच्छे से फैक्ट्स एंड डाटास कलेक्ट होने चाहिए। और नेचुरल सेंस जो होगी वो साइंटिफिक होगी, कॉमन सेंस जो होगा वो नॉन साइंटिफिक होगा। अब एथिकल, ऑनेस्टी, फेयरनेस, इक्विटी, राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट, ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब सोर्सेज क्या क्या है डाटा कलेक्शन की, हम इनको दो पार्ट्स में देखेंगे सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन को। बस आप स्लाइड देखते चलिए, सब कुछ लिखा है, मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रही हूँ जल्दी जल्दी जल्दी। एग्जाम के एक दिन पहले भी अगर आप सारी वीडियोस को ऐसे लाइन से चला लेंगे तो आपका फुल ऑन रिवीजन हो जाएगा। ओके। तो सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन के दो हो गए, एक प्राइमरी सोर्स हो गया, एक सेकेंडरी सोर्स हो गया। ठीक है। प्राइमरी सोर्स में क्या क्या रखेंगे? प्राइमरी मतलब पहला फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन रखेंगे, ओरिजिनल रिसर्च रखेंगे, जैसे कि इंटरव्यू हो गए, सर्वे हो गए, पार्टिसिपेंट हो गए, पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन, सर्वे हो गया, इंटरव्यू हो गया। सर्वे में क्या करते हैं? क्वेश्चंस रखते हैं। क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, उसको भी हम आगे पढ़ लेंगे अभी। ठीक है। सिलेबस बहुत इंटरेस्टिंग है, बस करते जा रहे हैं। और सेकेंड रिसोर्सेज में सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन होगी, ओरिजिनल नहीं होगी, जैसे कि नॉट ओरिजिनल मीन्स नॉट ओरिजिनल, मतलब कि सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है। जैसे गवर्नमेंट की कोई पब्लिकेशन हो गई, कोई ऑटोबायोग्राफी हो गई, या कोई वैसे ऑटोबायोग्राफीज हो गई, रिसर्च पेपर हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, तो इसमें डायरेक्ट किसी ने आके अपनी बात नहीं कही है। इंटरव्यू में जैसे खुद से कहते हैं, सर्वे में खुद अपना एक एक डाटा लिया जाता है, पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन में पार्टिसिपेटरीज की ऑब्जर्वेशन होती है। अब तो न्यूज़पेपर में एडिटर्स लिख रहे हैं, रिसर्च पेपर में भी कोई लिख रहा है, ऑटोबायोग्राफी भी इंसान की फिर सेकेंड हैंड ही हो गई एक तरीके से, गवर्नमेंट पब्लिकेशन भी। तो इसलिए इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, प्राइमरी सोर्सेज एंड द सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक है। ओके। अब हम देखेंगे टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन। तो हम टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन में जल्दी से देख लेते हैं, क्रिटिकल सोशल साइंस मेथोडोलॉजीज एंड ऑल। ठीक है। अब हम ये सुनते हैं कि ली हार्वे ने क्या कहा। ली हार्वे, नाम नोट कर लो, ली हार्वे। ओके। तो इन्होंने कहा कि क्रिटिकल स्कूल गोज़ बियॉन्ड, मतलब सीधी बात है, इन्होंने डिनाई किया ऑब्जेक्टिव स्टेटस ऑफ नॉलेज को। इन्होंने कहा सब्जेक्टिविटी हर जगह आती है, कम्स एवरीवेयर, सब्जेक्टिविटी कम्स एवरीवेयर। नॉलेज कैन बी गेन्ड बाय क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव प्रोसेस, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों की तरह से। अरे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अभी हम आगे पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है। अब नॉलेज कैन बी गेन्ड बाय क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव प्रोसेस। अभी आप क्वांटिटी और क्वालिटी वैसे वही समझ लीजिए, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और नॉलेज एक ऐसी प्रोसेस है विच इज़ नेवर कंप्लीट, नेवर फिनिश्ड। तो फिर क्या होगा? तो फाइनलिटी कभी आ ही नहीं पाएगी। तो डोंट बिलीव इन फाइनलिटी, जस्ट गो एंड गो, कंटिन्यू द रिसर्च, क्योंकि कभी भी नॉलेज कंप्लीट नहीं होती है। तो हमें कई बार ऐसा होता है कि कोई डोमिनेंट आइडियोलॉजी बन जाती है, डोमिनेट होने लगती है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अब नीड ऑफ आर क्या है कि हमें जाना है बियॉन्ड डोमिनेंट आइडियोलॉजीज के बियॉन्ड जाना है। जैसे कि हार्वे ने कहा कि ली हार्वे याद रखना, फेमिनिस्ट के कुछ ऐसे इनके, अभी देखो मैं बताती जाती हूँ। ली हार्वे ने क्या कहा कि फेमिनिस्ट स्टडीज ऑन हाउस वर्क आर एबल टू शो डैट हाउस वर्क प्रोड्यूस थिंग ऑफ वैल्यू। पहले इनको नहीं लिया जाता था, अब कह रहे हैं कि ये थिंग ऑफ वैल्यू है। आज के दिन में ये भी कहा जा रहा है कि मोनेटाइज करने के लिए भी कह रहे हैं हाउस होल्ड वर्क को। तो ये एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी थी कि कोई काम नहीं, मतलब कि डोमिनेंट आइडियोलॉजी थी कि घर का काम करती हैं पूरे दिन, मतलब उसको गिना ही नहीं जाता था, अनपेड था।
लेकिन अब क्या बात हो रही है कि इसको मोनेटाइज करने की बात हो रही है। तो तो हाँ, तो यही बात है, समटाइम नीड ऑफ द आर इज टू गो बियॉन्ड द डोमिनेंट आइडियोलॉजीज। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया। तो हार्वे ने ये भी कहा कि he also said that the class, gender, ethnicity and racism have been extensively studied by the critical social scientist। ठीक है ना, ली हार्वे के बारे में थोड़ा देखते हैं, इनके मेन फीचर्स क्या थे क्रिटिकल सोशल रिसर्च के। ठीक है, इन्होंने कहा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड आइडियोलॉजी, टोटलिटी, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, डिकंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, पैराक्सिस, प्रैक्टिकल रिफ्लेक्टिव सोशियोलॉजी टू अंडरस्टैंड अबाउट द वेज दैट एग्जिस्ट इन इनफॉर्म ऑप्रेस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, एमेंसिपेटरी कंसेप्ट, मतलब कि वही टू फ्रीड फ्रॉम द ऑपरेशन। तो ये कुछ सी चीज़ें हैं ली हार्वी की हैं, मेन फीचर्स हैं क्रिटिकल सोशल रिसर्च के। तो मेन फीचर्स ऑफ क्रिटिकल सोशल रिसर्च, ठीक है। तो हम देखते हैं कि रिसर्च मेथड जैसे होते हैं, जैसे क्वेश्चनेयर हो गया, क्वेश्चन फॉर्म में इंटरव्यूज़ हो गए एंड केस स्टडीज़ हो गई, आर यूज्ड एंड एम्फेसाइसिस इज ऑन पर्पस ऑफ रिसर्च रेदर देन टेक्निक। मतलब ये ज़्यादातर रिसर्च मेथड जैसे क्वेश्चनेयर हो गए, इंटरव्यू हो गए और केस स्टडीज़ हो गई, ये जो एम्पेरिकल अप्रोच में ये सब भी यूज, जैसे कि इसे एम्फेसाइज करता है पर्पस ऑफ रिसर्च, पर्पस करता है, टेक्निक नहीं, टेक्निक नहीं, रिसर्च की बात है, मतलब हेल्प करेगा। ठीक है, अब इसका क्रिटिसिज्म देखते हैं हम। मार्टिन हैमर्सले, वो ये कहते हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट है आइडेंटिफाई करना कि सोर्स ऑफ ऑपरेशन क्या है। ऑपरेशन मतलब दबाना, ठीक है ना। एन ऑपरेशर could also be oppressed simultaneously and whose oppressor is subjective। हाँ, एक ऑपरेशर जो है वो ऑपरेशर मतलब कि कंटिन्यूसली ऑपरेस करता जाता है, करता जाएगा, और कौन ऑपरेस कर रहा है और कौन ऑपरेस हो रहा है ये काफ़ी सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। देयर कुड बी ऑपरेसिव आइडियोलॉजी among the oppressed, making it difficult to criticize one and tolerate the other। कोई टॉलरेट कर रहा है, कोई ऑपरेस कर रहा है, तो ये एक बहुत ही वैसी डिफ़िकल्ट हो गया, डिफ़िकल्ट टू क्रिटिसाइज वन। ठीक है ना, जैसे हरलम्बस में लिखा है, हरलम्बस बुक है, उसमें उन्होंने, हरलम्बस राइटर ने लिखा है कि वेस्ट एक्यूज्ड ऑफ लेबलिंग इस्लाम एज ऑपरेसिव, बट it becomes difficult to come in defense of Islam, knowing there are various oppressions within the religion, like not treating women at par with men in various realms। तो ये काफ़ी, देखो सोशोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये अगर आपके दिमाग में ये थोड़ा भी, आप अगर सेकुलर नहीं है, ये रिलीजन मतलब दिल से नहीं लेना है कुछ भी, ठीक है। ये जो लिखा है, ये हरलम्बस में लिखा है, वहाँ से कोट हो रहा है, इसको आप पढ़ लो, और कुछ भी दिल से नहीं लेना है। सोशोलॉजी पढ़ते टाइम अपना कॉमन सेंस साइड रखना है, ठीक है ना। और ये फिल कार्स्पेकन ये एक क्रिटिकल थ्योरिस्ट हैं, मतलब ये कहते हैं कि क्रिटिकल थ्योरिस्ट शुड बी ओपन टू फाइंडिंग एविडेंस दैट कंट्राडिक्ट्स देयर थ्योरी। मतलब कि ओपन होना चाहिए कि कोई भी ऐसे एविडेंस फाइंड करने के लिए जो उनकी थ्योरी को कंट्राडिक्ट कर रहा हो। रिसर्चर्स शुड बी सिस्टमेटिक एंड इन दिस वे क्लोज टू ट्रूथ, ठीक है ना, तभी ट्रूथ के, सच्चाई के नियर पहुंच पाएंगे। अब फेमिनिस्ट स्कूल क्या कहते हैं, इनकी 3 अप्रोचेज हैं: अटैक ऑन मेल स्ट्रीम रिसर्च, डिस्टिंक्टिंग फेमिनिस्ट रिसर्च मेथड्स, फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट एंड एपिस्टेमोलॉजी। तो अब पहले हम देखते हैं अटैक ऑन मेल स्ट्रीम रिसर्च। रिसर्च बेस्ड ऑन मेल सैंपल, जो कि मेल सैंपल्स के बेस पे रिसर्च है, और अप्लाई टू मेल्स, कंसर्न ऑफ फीमेल ओवरलुक्ड, जहाँ पे भी होगा वहाँ पे ये आ जाएंगे, ठीक है। वुमेन प्रेजेंटेड इन स्टीरियोटिपिकल वेज, ओके, एंड ओकले हैं, या हाउस होल्ड वर्क्स नॉट स्टडीड एट ऑल, ऐसे बोलती हैं। सही बात है, इसी के लिए भी मैंने अभी आपको ये वाली थ्योरी दिखाई थी जो इन्होंने ली हार्वे जी ने बोला था, है ना, डोमिनेंट आइडियोलॉजी वाली बात। रिवाइज करते चलें, ठीक है ना। तो हम कहाँ पे थे, ओकले की बात पे थे, याद रखना ये सारे नाम। एन ओकले, गोल्डथ्रोप, हस्बैंड क्लास बिकम्स वाइफ क्लास, जो हस्बैंड की क्लास है वही वाइफ की क्लास बन जाती है, कोई बात है। तो इम्पैक्ट देखते हैं। इंक्रीज इन फीमेल ओरिएंटेड स्टडीज़, फीमेल सोशोलॉजिस्ट भी आई,
सेक्सिस्ट लैंग्वेज लाइक मैनकाइंड हैज़ डिक्लाइंड। देखो आप कभी भी क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो हमेशा ही हिज लिखते हैं। शी कुछ आंसर लिखे कभी शी एस ऑब्लिक एच ई लिख दें तो एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाएगा, जिससे कि पता चलेगा कि हाँ आप जेंडर बायस्ड नहीं है। तो ज़्यादातर कहानियाँ होती हैं जैसे कि बच्चों को स्कूल से ही पढ़ाने लगते हैं, राम स्कूल जाता है और ये वो, अभी चेंज भी किया गया है थोड़ा, ये प्राइमरी में सीता गुड़िया के साथ खेलती है, सब क्या है। और हर जगह ही यूज़ होता है, शी क्यों नहीं यूज़ होता है, ठीक है ना। तो फेमिनिस्ट रिसर्च मेथड एंड ओकले ने क्या कहा, क्लोजर रिलेशनशिप बिटवीन इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू ब्रेक्स डाउन द बैरियर्स, ठीक है। ब्रिंग फेमिनिस्ट अप्रोच टू इंटरव्यू, ये भी बात सही है। क्रिटिसिज्म क्या हुआ इनका, नथिंग न्यू जस्ट अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। क्रिटिसिज्म क्या था इनका कि नथिंग न्यू जस्ट अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं, बट ओकले गोज बियॉन्ड एज इट इन्वॉल्व्स एडवाइजिंग एंड हेल्पिंग द इंटरव्यू, ठीक है। तो हम फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट देखते हैं एपिस्टेमोलॉजी का। ये कुछ कुछ थिंकर्स के बारे में मैं आपको इसलिए बताते जा रही हूँ ताकि आप कोट करें, नंबर इसी से ऐड ऑन होंगे आपके में, ठीक है। सिर्फ कहानी नहीं, कुछ कुछ थिंकर्स याद कर लो, मैं बहुत ज़्यादा के बारे में भी नहीं बता रही हूँ, इतने तो आप लिख के आइए, दिखा के आइए कि भाई हम भी कुछ पढ़ के आए हैं, ठीक है। फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट एपिस्टेमोलॉजी, एग्जामिनिंग द यूनिक एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, examining the unique experiences of women in society, experiments of black lesbian women different from white middle class counterparts। ये फेमिनिस्ट का स्टैंड पॉइंट है एपिस्टेमोलॉजी पे। एपिस्टेमोलॉजी भी अभी हम अलग से पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये क्रिटिसिज्म है, थोड़ा आप देख लीजिए। पोस्ट मॉडर्निस्ट मेथोडोलॉजी, इसके बारे में हम देखते हैं। नो बेसिस ऑफ रूलिंग आउट सम नॉलेज बिलीफ अनट्रू, नो वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रू एंड अनट्रू स्टोरीज, बिल्कुल सही बात है। कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, मेथोडोलॉजिस्ट। पोस्ट मॉडर्न एथनोग्राफी, डीकंस्ट्रक्शन गिवन बाय जे दरिदा, लैंग्वेज कांट प्रेजेंट। फोकोल्ट ने क्या कहा, डिस्कोर्स एनालिसिस के बारे में कहा फोकोल्ट ने। इन जनरल इट डजंट क्रिएट न्यू नॉलेज बट क्रिटिसिज्म, ये सब दिया है मैंने। मोर देन इनफ इतना बता दिया, बहुत है। आप इससे ज़्यादा पढ़ सकें तो रीड आउट कर लेना, इतनी कहानी आपके लिए बहुत है, एग्जाम में लिखने के लिए बहुत हो जाएगा। और आई होप कि आपको क्लैरिटी हुई होगी। अब हम ये देखते हैं कि सोशियोलॉजी को हम कंपेयर करेंगे कॉमन सेंस से, कंपेरिजन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। मैंने पहले ही आपको बताया थोड़ा बहुत, तो और बाकी अब ब्रीफली अब हम जल्दी से देख लेते हैं। सोशियोलॉजी का एक सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी है सोसाइटी की, ठीक है। इसमें यह है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी फ्री फ्रॉम बायसेस एंड प्रेजुडाइसेस, ठीक है। कॉमन सेंस में क्या है, ये कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग है रियलिटी की। साइंटिफिक स्टडी थी वो, ये कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग है रियलिटी की, ठीक है। ये बेस्ड होते हैं इंडिविजुअल के पास्ट पे, आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपको कभी किसी लड़की ने धोखा दे दिया तो आपको लगेगा कि भाई लड़कियाँ अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये आपका इंडिविजुअल पास्ट, ये आपका कॉमन सेंस बन गया। लेकिन आप साइंटिफिकली देखें तो नो, देयर इज नथिंग लाइक दिस। ये आपके पास्ट एक्सपीरियंस, प्रेफरेंसेस, इम्पल्सेस, इमोशन और बिलीफ पे टिका होता है कॉमन सेंस, ठीक है। कॉमन सेंस ऐसे ही बनते हैं, जैसे कि मेंस आर मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन, ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं है। बराबर है भाई, ठीक है। हायर कास्ट आर मोर इंटेलिजेंट, फीमेल्स, ये भी हायर कास्ट ज़्यादा इंटेलिजेंट होते। कितनी गलत, मतलब कि बिल्कुल बिलीव करने वाली बात नहीं है, सब कॉमन सेंस है जो दिमाग में भर चुके हैं। फीमेल गंदी गाड़ियाँ चलाती हैं, बैड ड्राइवर, गलत बात है। ये सब जो है ना, ये सारी जो दिमाग में घुसी हुई बातें हैं जिसका कोई आधार नहीं है, साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ये सब कॉमन सेंसिकल पर्सपेक्टिव्स हैं जो कि रिजेक्ट करते हैं सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को। भाई बहुत गलत बात है। कॉमन सेंसिकल नॉलेज इज बेस्ड ऑन स्यूडो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। बट सोशियोलॉजी सेज इट्स एक्सटर्नल टू ह्यूमन इन सोसाइटल पर्सपेक्टिव। जैसे डरथीम का सुसाइड वाला था, देखो उन्होंने कैसे डाटा वाटा के साथ उसको सबको प्रूव किया, तो हम ये डरथीम को हम यहाँ पे कोट करेंगे, ठीक है। कॉमन सेंसिकल नॉलेज ऑफन बेस्ड ऑन मोरलिस्टिक पर्सपेक्टिव, ठीक है। जैसे क्राइम डन बाय पीपल नॉट डेवलप्ड कंसाइंस एंड हैव नो मॉरल, जैसे कि जिन क्राइम वो लोग करते हैं जिनके पास मॉरल्स वगैरह नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। सोशोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, जैसे आर के मर्डन हो गए, उन्होंने कहा कि वैल्यू कंसेंसस इज एन इम्पॉर्टेंट सोसाइटी फॉर इट्स प्रॉपर वर्किंग एंड सेट मोरलिस्टिक पर्सपेक्टिव फॉर एक्सप्लेनिंग क्राइम इज फ्यूटाइल एंड कॉज ऑफ क्राइम इज स्ट्रक्चर लाइक ऑफ एजुकेशन। ये जैसे कॉमन सेंस कहता है कि क्राइम हो रहा है क्योंकि मोरल्स नहीं है इनमें, लेकिन हमारे आर के मर्डन जी कह रहे हैं कि ये एक बात है, लेकिन ऐसा समझना बहुत ही फ्यूटाइल है, क्योंकि क्राइम का कॉज क्या हो सकता है, स्ट्रक्चरल
लैक भी हो सकता है, जैसे एजुकेशन नहीं है, भुखमरी है, गरीबी है, ये सब भी तो कॉज कर सकते हैं। स्लम्स और स्लम्स हैं इतनी नीचे, मतलब कि इतनी गरीबी निचले स्तर पे, और इतना कुछ है, गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ ना पहुंच पा रही हों, बहुत से रीजंस हैं जो कि रीज़न हो सकते हैं, है ना। तो कॉमन सेंस के लिए हम आप सीधा सोच लेना कि नहीं भाई मोरल्स नहीं इस इंसान में, क्या पता किसी की माँ बीमार हो उसको दवाई लेके जाना हो, कुछ भी हो सकता है भाई। तो साइंटिफिक स्टडी, सोशियोलॉजिकल स्टडी, कॉमन सेंस बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव वाइल सोशियोलॉजी बेस्ड ऑन फैक्ट, ठीक है। कॉमन सेंसिकल नॉलेज बेस्ड ऑन इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव वाइल अकॉर्डिंग टू द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव नो इंडिविजुअल इन द सोसाइटी इज फ्री फ्रॉम सोशल स्ट्रक्चर। देखो भाई कॉमन सेंस जो इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव पे होता है, लेकिन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहता है कि भाई नो इंडिविजुअल इन सोसाइटी इज़ फ्री फ्रॉम सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर से कोई भी फ्री नहीं है, कोई भी इंडिविजुअल फ्री नहीं है, ठीक है ना। इंडिविजुअल लार्जली अफेक्टेड, शेप्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स आउटसाइड द इंडिविजुअल। जैसे कि इंडिविजुअल बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं और शेप्ड होते हैं, जैसे उनकी फैमिली होती है वैसे बन जाते हैं, जैसे उनकी इकोनॉमिक स्थिति हो वैसे बन जाएंगे, जैसे एथनिक स्टेटस हो वैसे बन जाएंगे, कास्ट भी मैटर कर जाती है, क्लास भी मैटर कर जाती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इंडिविजुअल के बाहर की चीज़ें उसको अफेक्ट कर जाती हैं। जैसे जैसे होपी इंडियंस के बारे में आपने सुना है, मैं बताती हूँ। होपी इंडियंस जो है ना नॉर्थ अमेरिका के, उनके अंदर एक कॉमन सेंसिकल ये चीज़ बैठी हुई है कि बारिश कब होती है, जब भगवान खुश होते हैं, तो फिर वो लोग रेन डांस करते हैं उस टाइम पे। लेकिन सोशियोलॉजी के पास एक कंसेप्ट है, मेथड है, डाटा है, नो मैटर हाउ लूजली कोऑर्डिनेटेड, कितने भी लूजली कोऑर्डिनेटेड, लेकिन उनके पास कंसेप्ट हैं, मेथड्स हैं, डाटा है। ऐसी बातें नहीं करते भगवान खुश हो रहे हैं तो बारिश हो रही है, भाई रिसर्च होगी इस पर, ठीक है ना, ठीक है। कॉमन सेंसिकल नॉलेज इज बेस्ड ऑन मॉडलिस्टिक पर्सपेक्टिव एंड सोशियोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम द मॉडलिस्टिक पर्सपेक्टिव। सोशियोलॉजी एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशनल फैक्ट्स। ओके, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हुआ। एक बार आप फिर से सुनना, ऐसे रिवीजन करते रहिए, सब चीज़ें याद हो जाएंगी, थिंकर्स भी याद हो जाएंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू गॉट द क्लैरिटी। हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, हम जल्दी से जल्दी वीडियो लेंगे, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई ऐसा टॉपिक जो आपको नहीं समझ आ रहा वो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस पर आपको क्लैरिटी देने की पूरी सी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।